मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके बीच में सीरीज 32 मतलब 32 को रख रहा हूं। इसके पहले की जो 31 सीरीज हुई हैं उनमें आप केवल डायरेक्ट क्वेश्चन को ही न देखें, अपितु उसकी जो व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ये सभी व्याख्याएं और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके ही किए जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग सीरीज 32 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? तो ये रहा आपके बीच में पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसने गोलकुंडा में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किया था? आप ये देखिए, ये अगर आपको कहीं से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हिंदू राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा किताबों में हिंदू राजवंश लिखा है। ठीक है, तो आपको ये आंसर पूछ रहा है, मतलब इसका आंसर पूछ रहा है, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं: यादव राजवंश, होयसल राजवंश, काकतीय राजवंश, कल्याणी राजवंश। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम इसका आंसर तक आपको के बीच दे दें। तो ये देखिए, इसका आंसर है काकतीय राजवंश। क्लियर? अब आइए थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम काकतीय राजवंश की ही व्याख्या करेंगे ना। तो ये देखिए, हमने लिख दिया काकतीय राजवंश। ठीक है, अब ये काकतीय राजवंश को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कि सर तेलुगु साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर तेलुगु साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य, ठीक है, तेलुगु साम्राज्य के नाम से इसे जाना जा रहा है। क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। तो देखिए, अगली जो बात आ रही है वो क्या है कि देखिए ये लोग कौन थे, काकतीय राजवंश के लोग कौन थे? तो आप कहोगे कि सर ये लोग कल्याणी के जो चालुक्य थे उन्हीं के सामंत थे। कल्याणी के जो चालुक्य हैं, ठीक है, उन्हीं के ये लोग सामंत रहे हैं। क्लियर है? अब सेकंड बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका जो संस्थापक है, ठीक है, वह कौन है? काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन है? तो आप कह दोगे कि सर जो काकतीय राजवंश है इसकी जो स्थापना है वह मुख्यतः, ठीक है, किसने किया है? तो आप कहेंगे गणपति देव। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस वंश के पहले किस शासक की जानकारी मिलती है, क्लियर, तो आप कहेंगे कि सर बेद की जानकारी मिलती है। किंग बेद इसका आदि पुरुष है। ठीक है, लेकिन गणपति देव के काल में इसने काफी महत्ता को स्थापित कर लिया था। लेकिन यहीं पर आपको याद रखना है कि गणपति देव की जो बेटी है वो है कौन? रुद्र दमा देवी। रुद्र दमा देवी, और यही रुद्रदमा है जिसका विवरण मार्को पोलो ने दिया है। क्लियर? अब इसका अगर शासनकाल पूछा जाए तो ये 12वीं से 14वीं सेंचुरी एडी तक काकतीय राजवंश, ठीक है, ये अस्तित्व में रहता है। क्लियर हो गया? और अब एक बात हमको और कर लेना है कि काकतीय राजवंश, ठीक है, यह कहां पर शासन करता था? तो आप कहेंगे कि सर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में यह काकतीय राजवंश शासन करता था। ठीक है ना, मतलब तेलुगु भाषी क्षेत्र में यह शासन करता था। ठीक है, क्लियर? तो ये मैटर हमने आपके सामने खत्म कर दिया। अब ये जो यादव राजवंश है, यह यादव राजवंश यह देवगिरी में शासन करता था। ठीक है,
और अलाउद्दीन खिलजी के काल में यहाँ के जो शासक थे वो रामचंद्र थे। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, शिवाजी छत्रपति जो शिवाजी हैं, ठीक है, उनके पूर्वज, ठीक है, इन्हीं यादवों के क्या थे, पटेल थे, मतलब उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। ठीक है, सिंहखेड़ इसी देवगिरी के यादवों का एक रियासत है, वहीं पर ये शिवाजी थे, और जो शिवाजी की माँ है जीजाबाई, वह इन्हीं यादव राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, अब ये देखिए होयसल राजवंश क्या है। ठीक है, तो ये देवगिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के हिस्सों में है, दक्कन में। अब ये होयसल राजवंश के बारे में आप जान लें कि ये कौन है, तो आप याद रखिएगा ये मूलतः तो पश्चिमी घाट के रहने वाले हैं। कौन लोग, होयसल लोग कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिमी घाट के रहने वाले हैं। ठीक है, और लेकिन इनका जो शासन क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है, तो आप कहेंगे लगभग पूरा कर्नाटक था और तमिलनाडु में कावेरी नदी की घाटी तक, ठीक है, इनका शासन था। ठीक है ना, और अब एक बात आप याद रखिएगा, ये भी कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे कि सर यह देवगिरी के यादवों की ही एक शाखा है। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है वो किसमें, होयसल राजवंश में, वो ये याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है वो है द्वार समुद्र। ठीक है, इसी को आप हेलबिड भी कह सकते हैं, हेलबिड भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने होयसल राज्य में ही जब चोलों ने इनको निकाल दिया था अपने राम साम्राज्य से, ठीक है, तो ये भाग करके कहाँ आए थे रामानुजाचार्य, होयसल राजवंश में आए थे। ठीक है, और यहीं पर रहते हुए इन्होंने क्या किया था, आप कहेंगे कि सर भक्ति का बीज बोया था। ठीक है ना, और यही जो भक्ति है उसको उत्तर भारत कौन लाता है, रामानंद लाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैटर हमने आपके बीच में नरेट कर दिया है। ठीक है, और ये चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इसकी व्याख्या यहां नहीं की जा रही है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आंसर करते हैं, और ये आंसर आएगा, ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, अब थोड़ी व्याख्या, तो देखिए इसमें जो 3 शासक हैं, मतलब देवराय से लेकर के और ये कृष्णदेव राय तक, ये जो है विजयनगर के हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि देवराय सेकंड और बुक्का फर्स्ट ये संगम वंश से हैं। ठीक है, और कृष्णदेव राय ये तुलु वंश से हैं। क्लियर, ये तुलु वंश से हैं। ठीक है, अब जो देवराय फर्स्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लें कि देवराय फर्स्ट को और किन नामों से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि सर इन्हें इमांडी देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक उपाधि गज बटेकर की थी, गज बटेकर की थी। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखेंगे, देवराय सेकंड के काल में ही पर्शियन या ईरानी जो यात्री है अब्दुल रज्जाक, ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक ने क्या किया था, विजयनगर का दौरा किया था। एक बात ये भी आप याद रखिएगा, एक और बात याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देवराय सेकंड के काल में ही तेलुगु कविता का एक बड़ा कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्राप्त था। क्लियर, फिर एक और पॉइंट देवराय में याद रखिएगा कि राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है, किताब है। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था। सेकंड है बुक्का फर्स्ट। ठीक है, तो बुक्का फर्स्ट में भी मैटर महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली चीज तो इन्होंने, ठीक है, कौन से उपाधि धारण किया था, आप कहेंगे वेद मार्ग, ठीक है, प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। एक कल्चरल उपाधि को उन्होंने धारण किया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। दूसरी बात आपको याद रखना है बुक का फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो क्या याद रखना है, देखिए, ठीक है,
बुक का फर्स्ट का बहमनी शासक मोहम्मद फर्स्ट से जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, उसी में 1361 में, ठीक है, तोप का प्रयोग किया था। ये हमने आपको इसके पहले भी इस क्वेश्चन को बना रखा है, ठीक है, और बनाने के बाद हमने इसकी पूरी व्याख्या कर रखी है। आप इसको पिछला जो वीडियो है वहां पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? NCERT, ठीक है। और अब हमारे सामने कुली कुतुब शाह है, ये बहमनी से हैं, मतलब गोलकुंडा के एक सुल्तान रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की उच्च स्थिति को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो देखिए, स्त्रियां अनेक प्रकार के व्यवसाय में संलग्न थी, तो ये तो प्रदर्शित ही करता है ना भाई। स्त्रियां अनेकों प्रकार के व्यवसाय में संलग्न थी, जैसे मान लीजिए कि ये लिपिक तो थी, क्लियर, ये अंगरक्षिका तो थी, ठीक है। इसके साथ ये नृत्य और संगीत में भी प्रवीण हुआ करती थी, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे, जबकि नीचे के जो विकल्प हैं, बहुविवाह का प्रचलन, ठीक है, नहीं था, ठीक है, सती प्रथा विद्यमान नहीं थी, ठीक है, बाल विवाह नहीं होता था। इसका मतलब ये जो तीनों स्थितियां हैं, ये किसी भी स्त्री की लोअर स्थिति का प्रतीक होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर पहला, ठीक है, मतलब स्त्रियां अनेक प्रकार के व्यवसाय में संलग्न थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। भारतीय संगीत न केवल मनुष्यों को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यह जो है कथन किसका है, तो इसका आंसर हम कर लेते हैं पहले। ये है अमीर खुसरो। अब थोड़ी व्याख्या करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो ये किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, और उच्च कोटि के यह संगीतकार थे। तो इनका जो शास्त्रार्थ होना था अमीर खुसरो के दरबार में, वह था मतलब दक्षिण के, ठीक है, या दक्कन के संगीतकार गोपाल नायक से, क्लियर। तो उसी समय यह मतलब शास्त्रार्थ होता, ठीक है। इसके पहले ही अमीर खुसरो ने कहा था कि भाई देखिए, जो हिंदुस्तानी संगीत है, क्लियर, या भारतीय संगीत है, इसको सुन करके कोई बहेलिया भी मदहोश होकर के और शिकारी के जाल में फंस जाता है, ठीक है, और अपनी हत्या करा बैठता है। मतलब भारतीय संगीत में वो दम है कि लोग बेसुध हो जाते हैं, क्लियर। फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो अरबी संगीत है, ठीक है, उसको उन्होंने थोड़ा निम्न कोटि का बताया था। उनका कहना है कि अरबी संगीत को तो सुन करके घोड़े, ठीक है, अपनी थकान को भूल करके रेगिस्तान में चलते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहां पर इसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और अब अगली बात हम लोग करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भी भारत में निम्न में से कौन परिस्थिति यथावत बनी रही, यह पूछ रहा है आपसे, ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति यथावत बनी रही, ठीक है। तो छोटे छोटे राज्य तो थे ही, छोटे छोटे राज्य थे, उनकी अपनी सीमाएं थी, ठीक है, सभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी लेते थे, ठीक है, और सभी आपस में लड़ रहे थे। इसका मतलब ये भी देखिए, ये भी सही है। और कोई सेंट्रल पावर नहीं था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसका मतलब ये तीनों सही है, ठीक है। तो आप कह देना कि सर ये उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। और यही परिस्थितियां थी कि जिसके कारण किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को सफलता भारत में मिली है, ठीक है। अगर शक सफल हुए तो भी भारत में विकेंद्रीकरण के कारण सफल हुए,
ठीक है। हूण सफल हुए तो भारत में विकेंद्रीकरण के कांड सफल हुए, ठीक है। मुसलमान सफल हुए तो यही विकेंद्रीकरण है जिसके कारण ये सफल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है। यह भारतीय जो रियासतें थी, राजा थे, उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था। अब छठा देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करा रखा है आपको, ठीक है। निकतिन कब आते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये बहमनी साम्राज्य में आते हैं, मोहम्मद शाह थर्ड के काल में आते हैं, ठीक है। शमसुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड के काल में आते हैं, 1474 में आते हैं, ठीक है। निकोली कोंटी, यह विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट के काल में 1420 में, ठीक है, ये आते हैं और काली मिर्च का इन्होंने बहुत व्यापक विवरण दिया है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक, अभी भी चर्चा हुई थी, ठीक है, कि यह अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के काल में आते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसका मतलब सभी तो सही है, तो आइए हम लोग लगा देते हैं निशान, ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखना हमें है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था, ठीक है। तो आप कहेंगे बदायूं का प्रशासक था, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो आ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है। वो तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ये तो सही है, क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा, जब वह प्रशासक था तो वह दासता से मुक्त हो चुका था, ठीक है। क्योंकि देखिए 1206 में जब 1206 नहीं करिए, 1205 करिए, 1205 में जब मोहम्मद गोरी, ठीक है, भारत आ रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में मोहम्मद गोरी के सामने खोखरों का आक्रमण था और उन खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी हार सकते थे, जो तो मारे भी जा सकते थे। परंतु ऐबक इल्तुतमिश के साथ जब वहां उपस्थित होता है तो इल्तुतमिश के शौर्य के कारण खोखर भागने और हारने के लिए विवश हुए थे। तो ऐसी स्थिति में गोरी ने, ठीक है, ऐबक से कह दिया था कि आप इन्हें दास्ता से मुक्ति दे दीजिए, ठीक है। तो अब वह दास्ता से मुक्त हो चुका था 1207 में ही इल्तुतमिश, ठीक है। और उसके बाद ये कहां पर था? तो आप कहेंगे बदायूं का एक तादारिया गवर्नर था, ठीक है। और अली इस्माइल नाम का एक दिल्ली का सरदार था। इसी अली इस्माइल ने ऐबक के मरने के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश को बुलाया था कि आप दिल्ली आए और सुल्तान बने, ठीक है। तो ये सब चीजें तो खैर बेकार की हो गई, ठीक है ना। तो आपने अपनी बातें कर ली। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के, ठीक है, महमूद मतलब महमूद गजनवी के अनुरोध पर भारत आया था, ठीक है ना। सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया, ये पूछ रहा है आपसे, क्लियर। तो यहां सुल्तान महमूद का मतलब क्या हुआ? महमूद गजनवी, ठीक है। तो वह कौन है? अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी ही आया था। ये अब देखिए अल मसूदी और ये सुलेमान, ठीक है, ये तो राजपूतों के काल में आए थे, ठीक है। उस समय तो महमूद गजनवी शायद पैदा भी ना हुआ हो, ठीक है। और इब्न बतूता तो बहुत बाद में आते हैं, 1333 में आते हैं इब्न बतूता, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप लगाना जानते हैं तो भी आपका ये आंसर आ जाता, ठीक है। अलबरूनी पर हमने आपसे चर्चाएं कर रखी हैं, ठीक है, कि अलबरूनी की किताब क्या है? तहकीक हिंद है, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कहा था। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि देखिए, यहां मैं लिख देता हूं किताब उल हिंद। और ये चीज याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब आप इसे कर देते हैं फारसी, नहीं, ये एक्चुअल में अरबी में लिखी गई है, ठीक है। और इसके अंदर 80 अध्याय हैं, ठीक है। इस पर सबसे कम अगर विवरण कहीं दिया गया है तो आप कहेंगे सर पॉलिटिकल क्षेत्र का या राजनीतिक क्षेत्र का विवरण यहाँ पर न्यूनतम है, और ये राजनीतिक क्षेत्र का विवरण इस 49 चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि यही पहली किताब है जिसमें वर्णों का युगल सिद्धांत दिया गया है, वर्णों का युगल सिद्धांत दिया गया है ना,
बस युगल सिद्धांत दिया गया है। क्लियर हो गया? और अब तो और कोई बात रहने गई। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। ठीक है, देखिए राजवंश से संबंधित था मतलब उसके ब्लड से मतलब है, ठीक है ना। क्लियर, युद्ध से मतलब नहीं है, युद्ध से कोई संबंध नहीं होता। तो चंदेलों से तो उनका युद्ध हुआ ही था, गढ़वालों से भी उनका युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि किस राजवंश से संबंधित था। संबंध, ठीक है, संबंध किस में होता है? ब्लड रिलेशन में होता है। तो आप कहोगे कि सर वह है, इसका आंसर है तोमर राजवंश, ठीक है। और ये तोमर राजवंश कहां पर शासन करता था? आप कहेंगे कि सर ये दिल्ली क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है। और ठीक है, इन्हीं तोमरों से ही चौहानों को, ठीक है, मतलब तोमर जो लोग हैं वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, ठीक है। और इसी नाना पक्ष से ही पृथ्वीराज को दिल्ली मिली थी, या पृथ्वीराज के पूर्वजों को दिल्ली मिली थी, ठीक है। दिल्ली को ढिल्का, इसका पूरा नाम, पहले का नाम जो है वो ढिल्लिका था, ठीक है, ठीक है। और ये ढिल्लिका कौन थे? आप कहेंगे तोमर वंश के शासक थे राजा ढिल्ली, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर यह ढिल्लिका पड़ा है, ठीक है। और अब आइए 10वां देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्न घटनाओं का क्रम पूछ रहा है, तो आप बेहतर होगा कि आप सबके सामने सबकी डेट लिख दीजिए, इमीडिएट आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ समझने बजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1333 में इन्होंने कराजल अभियान किया था, और फिर इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? 1329 में किया था। राजधानी कब परिवर्तित किया था? तो 1327 में किया था। राजस्व सुधार कब किया था? आप कहेंगे 1326 में किया था। तो अब आप मिला लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सही क्रम क्या करिएगा, तो नीचे से चलिए ना, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा। ये कहाँ से 21 आ गया, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, ये 27 में है, 21, ठीक है, 1327 में है। तो ऐसे मिला दीजिए, सब मिल जाएगा। 4 3 2 1, ठीक है। अब आप इसमें मिला लीजिएगा। आइए 11th देखते हैं, कहाँ गया। 11th कह रहा है कि सल्तनत काल की कृषि व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत पूछ रहा है कि इसमें से कौन गलत है। तो देखिए, कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण कराया। तो ये तो सही बात है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहरों के निर्माण की प्रक्रिया तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था भाई, ठीक है, क्लियर। फिर वो तुगलक ने तो इसका जाल बिछाया था नहरों का। दोआब में दोहरी कृषि पद्धति का शुभारंभ किया था, ठीक है, तो किया ही था। इस काल में रेशम की कीड़ों के पालन का कार्यक्रम नहीं, ये मुगलों के काल में होता है, शहतूत के पेड़ों पर, ठीक है, रेशम की कीड़ों के पालने की प्रक्रिया ये मुगलों के काल में होती है, ठीक है। इस काल में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग उपयोग नहीं किया जाता था, जाहिर सी बात है नहीं किया जाता था, ठीक है, क्लियर। तो ये भी सही है। तो इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन असत्य पूछ रहा है, तो इसका मतलब केवल 3, ये देखिए सही है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, ये केवल 3। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, मतलब दिल्ली सल्तनत का पतन किस कारण से हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए दुर्बल प्रशासन तो था ही, ठीक है। देखिए जब केंद्र में जब सत्ता कमजोर हुई तो जो सामंत हुआ करते थे, जो मतलब क्षेत्रीय सत्ताएं थी, इक्तादार थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। और ठीक है, तैमूर का आक्रमण तो था ही, तैमूर के आक्रमण ने क्या किया, राजकोष को एकदम खाली कर दिया था, ठीक है, और लोगों में यहाँ पर अराजकता फैला दिया था, ठीक है। सत्ता के अधिग्रहण की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल, एक मतलब सुल्तान के मरने के बाद है, ठीक है, दूसरा सुल्तान, ठीक है, हत्या और विध्वंस से ही चलकर आता था, क्लियर। और अब याद रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब एक सुल्तान मरा तो दूसरा सुल्तान
हत्या करके आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई सुल्तान अपनी पद पर तभी तक रह सकता है जब तक उसकी तलवार में धार है, और अगर वो धार कमजोर हुई तो उसको लोग पकड़ करके और कत्ल करके और खुद बैठ जाते थे। ठीक है, तो एक बात तो ये रही, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मिश्र संस्कृति का उदय, ये सब कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो ये विकल्प हो जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा। ठीक है, आइए निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग 13 क्वेश्चंस देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो जो विजयनगर था, साम्राज्य था, यह किसके द्वारा शासित था। ठीक है, आप कहेंगे नायकों के द्वारा। और नायक क्या थे, नायक क्या थे, ये सामंत ही तो थे। ठीक है, जिसमें राजा प्रशासन का सर्वे सर्वा था। जी हाँ, राजा मतलब राय। ठीक है, राजा को वहां क्या कहा जाता था, राय। राय क्या था, शासन का सर्वोच्च तो था, लेकिन वह खुद शासन नहीं करता था। आप ही तो किसके द्वारा शासन करता था, कराता था, नायकों या अमर नायकों। ठीक है, दरबार महान विभूतियों से परिपूर्ण होता था, ये कोई सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, राजाओं के दरबार में विभूतियां तो रहती थी, तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन के लिए साम्राज्य को 400 प्रांतों में विभक्त किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सही हुआ, तो आप कहोगे 1 2 3, मतलब सभी सही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए 14 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मिलान कर देना है। ठीक है, तो आप कहेंगे वेनिस या इटली का यात्री मार्को पोलो, इस पर हमने खूब आपको मैटर दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां जाकर के रिप्ले करके देख लीजिए, 13वीं शताब्दी में आता है। निकोली कोंटी 1420 में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 15वीं सेंचुरी में आएगा। डोमिंगो पायस निकोली कोंटी 15वीं शताब्दी में आया। ठीक है, और डोमिंगो पायस 1516 में आता है, इसका मतलब 16वीं सेंचुरी में आता है। ठीक है, इब्न बतूता 1333 में आता है, इसका मतलब यह 14वीं में आया। ठीक है, तो अब आंसर देख लीजिएगा, एक के नीचे एक आएगा, ये देखिए एक के नीचे एक, एक की जगह है ही है, तो ये फट से सही हो गया। ठीक, कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, अब 15वां देखते हैं क्या है। 15वां में कह रहा है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, उसने एक गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। ठीक है, किसने किया, अभी देखते हैं। उसने दाग एवं हुलिया प्रथा, हुलिया, ठीक है, प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, उसका प्रारंभिक आधार बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। इसका मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ तो किया नहीं था, लेकिन यह है कि उसको बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की थी, जी हाँ ये सही है। नियंत्रण, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किया था, सही है। उसने राज्य के कार्य में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को बंद कर दिया था, जी हाँ बंद कर दिया था। ठीक है, और उसने कहा था अपने सलाहकार से कहा था कि देखो, जब मैं जन्मा था तो मुसलमान था, आज भी मुसलमान हूं, मरूंगा भी तो मुसलमान के रूप में ही मरूंगा, और आप धर्म गुरुओं से मुझे मुसलमान होने की क्या चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है ना, और ऐसी स्थिति में उसने सब कुछ मना कर दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये आंसर हमारा हो गया। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 क्वेश्चन विजयनगर से लगता है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि वह तुल्लु वंश का सबसे महान शासक था। तो तुल्लु वंश का सबसे महान शासक था, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुल्लु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। ठीक है, उनके काल में विजयनगर दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जी हाँ उभरा। उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, जी हाँ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और घोड़ों का व्यापार शुरू किया था अल्बुकर्क के साथ, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ। ठीक है, आप ये देखिए पुर्तगाली गवर्नर, ये गवर्नर का मतलब अल्बुकर्क हो गया।
को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक बात और भी याद रखिएगा कि इसी ने ही अल्बुकर्क को सहयोग दे करके, सैन्य सहयोग दे करके, ठीक है, बीजापुर से गोवा को छिनवा दिया था। ठीक है, फोर्थ देखिए, मतलब ये भी सही है। विदेशी यात्री पायस बारबोसा होना चाहिए था, कर लीजिएगा। बारबोसा एवं नूनीज ने उसके प्रशासन की दक्षता एवं साम्राज्य की समृद्धि की प्रशंसा किया है। जी हाँ, किया ही किया है। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए क्या हुआ, तो आप कहोगे कृष्णदेव और राय हो गया। 17 में ये शहर दिया गया है और ये स्थापित करने वाले शासक दिए गए हैं। शहर है, स्थापित करने वाले शासक दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, ये शहर का है सीरी। तो सीरी किसका है? तो आप कहोगे कि सर सीरी की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था। ठीक है, क्लियर। और इसे ही दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जहां पनाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है, कब किया था? तो आप कहोगे कि सर 1359 में किया था। ठीक है, और ये है आगरा इब्राहिम लोदी द्वारा स्थापित है। और कब स्थापित है? ये आप कहोगे कि 1505 में है। ठीक है, तो अब आप इसको बड़े आसानी से मिला सकते हैं, सभी तो मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये कह दोगे कि इसका आंसर है 1। ठीक है, आगे चलिए। 17-18 में कुछ किताबें दी गई हैं और उसके सामने लेखक दिए गए हैं, इसको मिलाना है आपको। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की बात आप करिए कि पृथ्वीराज रासो में देखिए क्या लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसकी किताब है? आप कहोगे कि सर पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा की यह प्रशस्ति है और इसका लेखन किसने किया है? चंद्रबरदाई ने किया है। शाहनामा, ठीक है, फारसी का महाभारत कहा जाता है और इसका लेखक है ये फिरदौसी। ठीक है, तहकीक हिंद किसकी है? आप कहेंगे भारत की एक खोज, यह अलबरूनी की है। कथा सरित सागर, यह सोमदेव की है। ठीक है, अब आप बड़े आसानी से मिला सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, और मिलाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां, दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से किन चीजों का प्रयोग भारत में प्राप्त हुआ? ठीक है, या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के समय निम्न में से किन चीजों का प्रयोग भारत में हुआ? भारत में हुआ, बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह है शीशे के बर्तन के उपयोग का ज्ञान है। ठीक है, यस, ठीक है, आप याद रखिएगा कि मुसलमानों के आने के बाद ही मर्तमान, शीशी या जार, ठीक है, बोतल, ठीक है, इत्यादि का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, बर्तनों की कलई करना ये भी मुसलमानों की ही देन है। ठीक है, बारूद का प्रयोग करना ये भी मुसलमानों की देन है। और यहाँ आप याद रखिएगा, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बारूद का पहला प्रयोग फिरोज तुगलक के दरबार में हुआ था। ठीक है, किस रूप में हुआ था? आप कहोगे कि सर, ठीक है, इसका प्रयोग जो है, बारूद का पहला जो प्रयोग है वो आतिशबाजी के लिए हुआ था, मतलब क्रैकर्स के रूप में हुआ था, पटाखों के रूप में हुआ था। देखिए, जो घोड़ों के जूतों का प्रयोग है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप याद रखिएगा, जूतों का मतलब नाल से है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा राजपूत युद्ध क्यों हारे? क्योंकि राजपूतों के घोड़ों के
पैरों में नाल नहीं था, और नाल न होने के कारण क्या होता था कि जो राजपूतों के घोड़े थे वे अच्छी नस्ल के होने के बावजूद भी उबड़ खाबड़ स्थानों पर स्लीप कर जाते थे। दूसरी बात यह, ककरीली पथरीली जमीनों पर वो नहीं दौड़ पाते थे। उसका रीजन था कि जब वो ककरीली पथरीली जमीनों पर दौड़ते थे तो उनके पैरों में जो है, अगर कहीं से कोई ठीक है कंकड़ घुस जाता था तो वो लंगड़ा के चलने लगते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि घायल घोड़ा सदैव दुश्मन का दोस्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सभी सही हो गया, सभी सही हो गया। ठीक है, आइए ये भी हमने कर दिया। अब 20वां देखते हैं। 20वां तो देखिए, कह रहा है कि बलबन ने अपनी बादशाहत, बादशाहत का मतलब है सॉवरेंटी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये सुल्तान है तो बादशाह कहाँ से आ गया। बादशाहत का मतलब सॉवरेंटी से है, संप्रभुता से है, वर्चस्व से है। ठीक है, तो बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्चता के रूप में स्थापित किया था। तो देखिए, जब बलबन सत्तासीन हुआ था तो उस समय सुल्तान की महिमा खत्म हो चुकी थी। ठीक है, वह चहलगानी की साजिश के शिकार हो चुका था। एक के बाद एक करके सुल्तानों की हत्या की जाती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, अपने पद को सुरक्षित करने और प्रतिष्ठित करने के लिए ठीक है, बलबन ने ठीक है सारे नियम जारी किए थे। ठीक है, ये है अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक। और मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्ते।